पाकिस्तान एक सरदर्द है और सिर्फ सरदर्द इसलिए है कि वो टेररिज्म से बात नहीं आता और कोई बात नहीं। लेकिन जब हेड्स ऑफ गवर्नमेंट एक दूसरे से मिले तो उस वक्त उनको मिलना चाहिए जब सारी समस्याओं के ऊपर डिस्कशन के बाद समझौता हो चुका है। वो देख लीजिए कश्मीर बिहाइंड द वेल, उसमें पूरा दिया है कि उसमें क्यों इंदिरा जी ने आखिर में कश्मीर के ऊपर क्लैरिटी क्यों नहीं। बहुत लोग होते हैं एक भाषण दे देते हैं और उसके ऊपर उसको ही किताब बना के चलाते हैं और उनको उनके प्रचार का असर हो रहता है तो चलाते रहते हैं। मेरे सारे जो ओरिजिनल सोर्सेज हैं वो ब्रिटिश एम्पायर के सोर्सेज जी कि ये ना कोई कहे कि ये जो है इंडियन सोर्सेज से निकाल के अंग्रेज़ों को बदनाम करता है। सर दो चीज़ें आज मैंने पता लगाई हैं आपके बारे में। मैं नहीं जानता कि आज तक हमारे किसी भी दर्शक ने सर के किसी भी इंटरव्यू में ये बात पता लगाई है नहीं है। सबसे पहली तो इस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और जोश के पीछे एक बहुत ही फ़िलोसफिकल आदमी है जो मैं नहीं जानता कि लोग बाग समझते हैं कि है या नहीं। और दूसरा, जितने अच्छे सर राइटर हैं उससे मुझे ज़्यादा अच्छे सर स्पीकर लग रहे हैं या आरजे लग रहे हैं। और कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि जो फसादी को ख़त्म करता है, जो फसादी को मारता है, वो समझिए कि एक फसादी को मारने का सवाब सारे कौम को बचाने का। सर आपने अपने जीवन से सच में साबित कर दिया पेन इज़ माइटर देन स्वॉर्ड। वो बात मेरे जीवन से थोड़ी जुड़ी हुई है। हाँ। वो इतिहास से जुड़ी है। आज की दास्तान में स्वागत है हमारे नए गेस्ट का, एमजे अकबर साहब का, जिनका करियर 5 दशक से लंबा है। हमारी उम्र का मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो उससे भी ज़्यादा। और 5 दशक की जर्नलिज्म, पॉलिटिक्स and what not. So he is an institute in himself, and why I personally like MJ अकबर साहब is ना केवल रीडिंग्स के अलावा, क्योंकि अपने पॉडकास्टिंग करियर में मैं कई लोगों से मिला, कई ईमेल्स, कोल्ड मेल्स करने के बावजूद भी एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाता हूं। एंड लकीली मैंने रिक्वेस्ट करा MJ अकबर साहब से ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी विच ही वाज हैविंग। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया और मुझे बेस्ट क्वालिटी सर की ये लगी कि ही इज़ अ एक्शन टेकर, ही इज़ अ येस मैन। तो ही मेड अप हिज माइंड कि ऑफ कोर्स ही हैज़ टू डू इट। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि जो लोग ऐसे तुरंत एक्शन लेते हैं, आई थिंक दे बिलीव दैट कहीं ना कहीं हर थिंग काउंट करती है। तो आई वांट टू वेलकम हिम एंड अप्रिशिएट हिम फॉर दिस क्वालिटी। सर थैंक यू फॉर बीइंग ऑन अ पॉडकास्ट। माय प्लेजर। सर आपको पता है आपको किस निकनेम से जाना जाता है जर्नलिज्म में? आप बताएं मुझे। सर जैसे सर का निकनेम है उसी तरीके से सर को इंडियन जर्नलिज्म का MJ कहा जाता है। और आजकल इंडिया में 3 ही MJ फेमस है। वो है MJ हेक्टर, MJ द फेमस किंग ऑफ पॉप, और तीसरे MJ अकबर सर इन आवर जर्नलिज्म। आपको पता था ये आपका निकनेम है? MJ मेरा नाम जो है ना बहुत ज़माने से एक्चुअली चलता था। जब मैं स्कूल में था तो वहाँ मैं, वैसे मेरा पहला नाम जो है मुबशर है। तो मुबशर मतलब बहुत लोगों के ज़बान पे नहीं आता था। तो कोई उसको ये बना देता था, वो बना देता था। तो मैंने फिर सबसे कहा कि चलो M और J जावेद है, इसको MJ बना दो, बड़ा फ्रेंडली है। और उसमें जो स्कूल में शुरू हुआ वो आज तक इट्स वर्किंग। वाई एंड बट्स वर्किंग। नो डाउट सर। आपकी जो नई पुस्तक है सर, वैसे तो आपने भिन्न भिन्न प्रकार के आपने टाइटल्स वगैरह चूज़ करे, बट जो सबसे डिफरेंट काइंड ऑफ टाइटल है और जो आज तक लिखा नहीं गया वो है दुलाली साहिब एंड द ब्लैक ज़मींदार। जो बुक है ये है रेशिज्म के ऊपर और बदलाव की भावना के ऊपर जो आइडिया हम लोगों को लग रहा है। सर व्हाट इज़ दिस बुक एक्चुअली अबाउट? किस चीज़ के ऊपर ये पुस्तक है? देखिए, जो अंग्रेज़ ने जो हुकूमत की हमारे ऊपर, वो एक कॉलोनियल हुकूमत थी। अच्छा, कॉलोनियलिज्म का मतलब जो है ना वो नहीं समझते। हमारे यहाँ बहुत विदेशी आए, हुकूमत भी की उन्होंने, सिर्फ नहीं कई किस्म के विदेशी आए। हम समझते हैं कि सिर्फ ये अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया से नहीं, उसके पहले कुशान आए, उसके पहले और लोग आए। तो
अंतर इतना है कि जो कॉलोनियल होता है वो देश का जो वेल्थ होता है, देश का जो समझिए सोना होता है, देश का जो देश की जो इकोनॉमी होती है वो चूस के वो अपने घर ले जाता है। और दूसरे जो राज होते हैं वो जो भी करे वो एक्सप्लॉइट, सारे हर राजवाड़ा एक्सप्लॉइट करता था, ऐसी थोड़ी बात है कोई सोशलिस्ट था। तो लेकिन वो जो है अपनी ही ज़मीन पे ज़मीन का पैसा खर्चा करता है। अब एक आंकड़ा देख लें, 1750 में वो ये आंकड़े जो है येल यूनिवर्सिटी के बहुत मशहूर प्रोफेसर हैं, उन्होंने किताब लिखी थी राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस, वहाँ पर ये आंकड़े दिए थे और बहुत लोग और अब उस आंकड़े को एक्सेप्ट कर रहे हैं। 1750 में हमारा देश जो था वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर था, यानी मान लीजिए कि सेकंड रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हमारे मुल्क। और मतलब हम 25% थे वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट के, और चीन 30% था। तो हम चीन और इंडिया और चीन मिला के बनस्पत हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाते थे। उस ज़माने में ब्रिटेन जो है 2% था। जी। अब 1947 हुआ, ब्रिटेन 22% पे चला गया और हम जो है 2% पे आ गए। अच्छा, ये अंतर है। तो 1750 में इसलिए भी बहुत ही रेलेवेंट समझता हूँ कि वो ज़माना था कि जो कई किस्म की हुकूमतें देश में चला रही थी। मुग़ल भी थे, उसके पहले विजयवाड़ा एम्पायर भी था, उसके यहाँ था, साउथ में चोला भी थे, सब मिला के देश की इकोनॉमी को बना रहे थे। ये कोई नहीं कह सकता यहाँ से पैसा लगा के कोई किसी ने अपने इलाके में किसी और इलाके में डाला। तो इस देश की भविष्य इस देश की धरती पे थी। और अंग्रेज़ जो है यहाँ से जो रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, जो टैक्सेशन से उन्होंने देश की जो वीविंग थी, एक ज़माना ऐसा था 1750 में 1800 तक ऐसा था कि जो कपड़ा हमारे देश में बनता था सारा अफ्रीका वो कपड़ा बनता था। अच्छा, ये इसीलिए ना हम आफ्टर ऑल सेकंड एक्सपोर्ट क्या चीज़ करते हैं, बिल्कुल। तो इसलिए ये अंतर है। तो ये कहानी है। लेकिन आज के जो इतिहास हम जो देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, क्योंकि हमारे इतिहास का कंट्रोल अभी भी अंग्रेज करते और अभी कुछ तक? हद तक अच्छा, किए थे, अब बदल रहा है। तो वो जो हैं अपने एम्पायर को एक ऐसे मतलब सोने की चिड़िया का एम्पायर बना के रखे हुए हैं और अभी भी चल रहा है। आप देखिए इनके जो नाम नहीं लूँगा, हिस्टोरियंस जो बड़े बड़े पॉपुलर हिस्टोरियंस हैं, उनके दिमाग में ये है कि नहीं सी अंग्रेज़ जो आया था तो आपको ये दे गया था, आपको ट्रेन्स दे गया था, आपको ये कभी नहीं कहते हैं कि पहली बार जब अकाल पड़ा सिर्फ बंगाल में, वहीं से शुरू हुआ, सिर्फ बंगाल में 1765 में इनकी जीत हुई बक्सर में। उसके बाद बंगाल की इनको ज़मींदारी मिली, बंगाल का हुकूमत मिला। तो 4 साल के अंदर एक अकाल आया। अकाल पहले भी आता था, अकाल बाद में भी आया। उस अकाल में इन्होंने मतलब गरीब की जान बचाने के बजाय राइट वो जो है टैक्सेशन इतना बढ़ा दिया कि मतलब अकाल के पहले वाले रेवेन्यू से ज़्यादा हो गया। अच्छा, और कितने लोग मरे? 1/3 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन अकाल में भूख से बिना खाए। आप अगर इस किताब में देखिए जो हमने कुछ तस्वीरें डाली है, तो तस्वीर देख के ही मैंने रूह कांप जाता है। जी। लेकिन ये सब आपको नज़र नहीं मिलेगा, ये सब आप नज़र नहीं देखेंगे। सिर्फ ये लगेगा कि हाँ हमने ट्रेन आपने इसलिए बनाया क्योंकि आपके या तो आपके गुड्स ट्रांसफ़र करने थे या आपकी आर्मी को एक से दूसरी जगह सबसे जल्दी निकालना था। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हैं, देश की जनता के इन्वेस्टमेंट्स नहीं थे। मैं कम्प्लीटली सर एग्री करता हूँ। जब से आपने इन टॉपिक्स पे लाइट डालनी स्टार्ट करी है
तो सर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये जो इतिहास है जो अब तक छुपा हुआ था या कि जो बहुत कम रेड हो रहा है, अब सर फिलहाल ही एनसीईआरटी में सब्जेक्ट्स वगैरह चेंज हो रहे हैं। वो तो ठीक, मैं एक चीज़ आपने पे ध्यान दूंगा कि मैंने सारे सोर्सेस अपने, एक तो मैं किताब को एक भाषण नहीं मानता हूँ। बहुत लोग होते हैं एक भाषण दे देते हैं और उसके ऊपर उसको ही किताब बना के चलाते हैं और उनको उनके प्रचार का असर हो रहता है तो चलाते रहते हैं। मेरे सारे जो ओरिजिनल सोर्सेज हैं वो ब्रिटिश एम्पायर के सोर्सेज हैं। जी, कि ये ना कोई कहे कि ये जो है इंडियन सोर्सेज से निकाल के अंग्रेज़ों को बदनाम करता है। नहीं, ये सारे जब मैंने जो आपको आंकड़े दिए हैं वो वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर था, यहाँ का फिर गवर्नर जनरल बना, वो वॉरेन हेस्टिंग्स की जो उन्होंने नोट ईस्ट इंडिया कंपनी को लंदन भेजी, उससे मैंने कोट किया है। और जो रेसिज्म की बात थी, देखिए ये जो है इनकी ऐसी रेसिज्म थी कि ये किसी और रंग को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। वाइट सुप्रीमेसी, अंग्रेज़ की जो वाइट सुप्रीमेसी थी बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज का अंग्रेज़ वैसा है, नहीं, आज का अंग्रेज़ बहुत बदल दिया है, लेकिन उस ज़माने में जो हमको सहना पड़ा वो अंग्रेज़, यहाँ तक कि इसने एक थियरी बनाई कि अपने नस्ल के बच्चे, क्योंकि अगर माँ हिंदुस्तानी थी, बहुत थे एंग्लो इंडियन हो गए, वो उन्होंने एक थियरी बनाई कि अगर माँ हिंदुस्तानी है तो फिर उससे ज़्यादा ख़राब और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अपने बच्चों को इन्होंने रेसिज्म के नाम पे निकाल दिया। ये इतना बड़ा एक ट्रेजेडी मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही कम लोग होंगे हमारे दुनिया के इतिहास में जो अपने बच्चों को एक रंग की वजह से एक्नॉलेज नहीं करते या घर से निकाल दिया या अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। जी, सब नहीं, लेकिन बहुत अक्सर। तो सर, जैसे महाराजा दुलीप सिंह जी थे जो महाराजा रंजीत सिंह जी के पुत्र थे, जिसे ब्लैक प्रिंस भी कहते हैं, बट उनको तो क्वीन विक्टोरिया ने अपने साथ रखा था महल में। हाँ, इसलिए रखा था क्योंकि उनको तो निकाल दिया ना पंजाब से, कोहिनूर तो उनसे छीना ना। जी, तो इसलिए अपने महल में क्या किया, 2-3 दिन उन्होंने दे दिया और फिर यही प्रोपेगेंडा है। जी, हाँ, अच्छे रहो बच्चे, तुमको पंजाब में नहीं चाहिए, अब तुम हमें कैंट में रखते हैं। और इतना दुखी होके उनकी ज़िंदगी गुजरी। बच्चे थे, रंजीत सिंह की औलाद थे। जी, रंजीत सिंह के शेर पंजाब, हाँ, शेर पंजाब के ख़ानदान से थे। उनको आपने उठा के कर दिया। देखिए, जो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ उनको डर लगा ना, उनको उजाड़ के उसने किसी और को रख दिया। मुग़ल से डरते थे तो बर्मा में छोड़ दिया बहादुर शाह जफ़र को। दुलीप सिंह को अंग्रेज़ वहाँ ले गए। पेशवास को उन्होंने निकाल दिया, बिल्कुल हटा दिया, एकदम उजाड़ दिया। टीपू सुल्तान को कलकत्ता ले गए, वाजिद अली शाह को कलकत्ता खिदरपुर ले गए, यानी किसी को चैन से नहीं रह दिया, जिससे वो डरते थे। इनसिक्योरिटी। बट सर, जैसे एक स्टोरी वायरल हुई थी कि क्वीन विक्टोरिया एंड अब्दुल जो उनके खानसमा थे, बाद में कहते हैं कि वे क्वीन के प्रेमी भी बने। ये मुझे पता नहीं है प्रेमी बने कि नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि उनको भेजा गया था। उनकी भी कहानी है इसमें। जी, जी, असली कहानी जी, बनावटी नहीं है। अच्छा, ओके। और जो वायरल लोग करते हैं वो एंगल देके करते हैं। अच्छा, उस एंगल को वायरल बना देते हैं। जी। तो जो सही कहानी है वो आगरा के थे, और जब उनको विक्टोरिया को एम्प्रेस बनाया गया, तो यहाँ के जो वाइसरॉय थे उन्होंने तोहफे के तौर पे, अच्छा, वहाँ, और वहाँ पे ये है कि उसके हाथ में ज़रूर जादू थी, कुछ तो था। हाँ, कि दाल बना के एक रानी की, मतलब नहीं, वो भरोसा करती थी। और ये मैं नहीं मानता हूँ कि कोई प्रेम वेम का रिश्ता था या ऐसा कुछ नहीं था। भरोसा करती थी और वो उसका असर बहुत था। जी, जी।
सर मैं आपकी जीवनी पढ़ रहा था और इंस्पिरेशनल तो है ही, क्योंकि 1971 में आपने एज अ ट्रेनी टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया, फिर आपने 1976 में आनंद बाज़ार पत्रिका कलकत्ता में गए, और फिर 1982 में टेलीग्राफ आपने एज अ चीफ एडिटर, फिर 1994 में संडे 76 में मैंने शुरू किया, खुद ईजाद किया। आनंद बाज़ार की कंपनी थी, आनंद बाज़ार पत्रिका और फिर 82 में हमने, और दोनों ही पब्लिकेशंस जी, संडे ने मैगज़ीन जर्नलिज्म को बदला और टेलीग्राफ का असर इंडियन न्यूज़पेपर जर्नलिज्म पे तो वो तो आज तक ही है। और यहाँ तक कि 1994 में एशियन एज भी इनिशियली बहुत, एशियन एज में सबसे पहले हमारे कि हम कई जगह से, लंदन से भी एडिशन निकालते जी, वो भी मैंने पढ़ा। तो ये सब ठीक है, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो नया करना चाहिए, नहीं तो आप इंटरव्यू थोड़े लेने आते हैं। नहीं सर, पर बहुत लोग मंजिल पाने के लिए निकलते हैं, पर मंजिल मिलती है किसी किसी को। और मंजिल देखिए, ज़िंदगी में मंजिल बदलता जाता है जी, राइट। कोई एक मंजिल लेके अगर निकले तो वो भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये तय कर लीजिए कि ज़िंदगी में बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ चला जाता है, आखिर इंसान फिर अपने ही कुटुंब में रहता है, अपने आप को देखता है। सबसे ज़रूरी बात ज़िंदगी में होती है ना, है कि जब आप अपना आईना देखो ना, तब आँख से आँख मिलाने की हिम्मत होनी चाहिए जी। और अपनी फिर ज़िंदगी एक मीठी भी चीज़ है, कड़वी भी चीज़ है, जायज़ भी आपको होता है, बहुत नाजायज़ भी होता है जी, चलता रहता है। मैं किसी को कोसने में अपना समय गुजारता हूँ, ना किसी कोई ज़्यादा तारीफ़ समझता हूँ। एक ऊपर वाले ने एक काबिलियत दी थी, ऊपर वाले ने काबिलियत दी थी, उसको इस ज़िंदगी में जितना कर सका किया, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। इसको हाँ, अगर एक मुझे खुशी होती है तो अपनी किताबों में होती है, क्योंकि जब यहाँ मैं पैदा हुआ था, तेलनीपाड़ा बहुत छोटा सा कस्बा है बंगाल में, कलकत्ता से 30 मील उत्तर है। तो जो ब्लड ब्रदर्स मैंने किताब लिखी थी तेलनीपाड़ा, उसमें मुझे बहुत रुचि मिली थी, क्योंकि वो मेरे फादर की कहानी थी। और उन्होंने जो ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव, मैंने जितना भी याद मैं अब्बा जी को करता हूँ, मैं समझता हूँ कि किस्मत अगर किसी ने बनाया तो उन्होंने मेरी बनाई है। कैसे उस मोहल्ले से निकाल के एक अंग्रेज़ी स्कूल में डाल दिए, और वहाँ से कैसे कैसे क्या क्या उन्होंने मतलब सोच के बाहर था वो काम किया अपने बच्चे के लिए। तो मेरी ज़िंदगी में तो वो सबसे बड़े एक मेमोरी हैं, ये हैं। तो वहाँ पे से निकल के ये उनकी ज़िंदगी के बारे में मुझे याद है कि एक बहुत कंट्रोवर्सी हो गई जब ये किताब जो है पाकिस्तान में भी शायद ये हुई थी, ब्लड ब्रदर्स, क्योंकि कहानी पार्टीशन की भी थी। तो उस ज़माने माहौल भी अच्छे थे, हम लोग आते जाते थे वहाँ। तो किसी ने एडिटोरियल लिख दिया, तो एक बात पे, वो जो कहानी सच्ची है, एक बार राइट में अब्बा जी जो थे, हम लोग खानदान रेफ्यूजी बन गए थे जी, एक बार नहीं 2 बार बन गए थे, राइट्स जो होते थे। मैंने यही सोचा था क्या क्या उनकी ज़िंदगी में। तो उस वक्त कुछ देर के लिए वो ढाका चले गए, ठीक है, ये राइट बहुत हो रहे थे, कलकत्ता से वहीं, और 3 महीने के अंदर बाद सबको लेके वो वापस चले आए। तो मैंने पूछा कि आप समझाइए क्यों आए वापस। तो उनके मुंह से निकल गया, वो बहुत सिंपल आदमी थे, तो उनके मुंह से ये बात निकल गई, दिल की बात थी, निकल गए कि भाई वहाँ पर सिर्फ एक ही कौम मुझे मिला, सिर्फ मुसलमान थे। ठीक है, और भी लोग होंगे लेकिन बदले थे। और उन्होंने सारी ज़िंदगी कहता है कि हमारे यहाँ माहौल जो है वो सबका है। मेरे सबसे अच्छे जो दोस्त हैं वो टीपी सिंह हैं। अगर होली का दिन आता है तो जब तक गुलाल मैं नहीं उनके ऊपर फेंकता हूँ, हमारे मोहल्ले में कोई होली नहीं खेलता है। ईद का दिन आता है तो नमाज मैदान में होता था, तो वो खड़े रहते थे जमात
है। और जैसे ही नमाज खत्म होता था सबसे पहले वो लोग गले मिलते थे। कहते हैं ये जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत हमारी एक सबकी आइडेंटिटी और रियलिटी होती है, नो डाउट। हाँ, तो लेकिन ये मोहब्बत, ये हमारे देश की सबसे बड़ी जो एक ताकत है वो ये मोहब्बत है। हिंदू और मुसलमान के बीच में, हिंदू और ईसाई के बीच में, मुसलमान ईसाई के सब मजहब के एक दूसरे की भाईचारगी के बीच में। और वो ताकत जो है, जो हमें ये मुल्क देता है, वो ताकत मुझे वहाँ नहीं नजर आ रहा और कहीं हो भी नहीं सकता। जी सर, 2 चीज़ें आज मैंने पता लगाई हैं आपके बारे में। मैं नहीं जानता कि आज तक हमारे किसी भी दर्शक ने सर के किसी भी इंटरव्यू में ये बात पता लगाई है नहीं है। सबसे पहली तो इस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और जोश के पीछे एक बहुत ही फ़िलासफ़िकल आदमी है, जो मैं नहीं जानता कि लोग बाग समझते हैं कि है या नहीं। और दूसरा, जितने अच्छे सर राइटर हैं उससे मुझे ज़्यादा अच्छे सर स्पीकर लग रहे हैं या आरजे लग रहे हैं। सर एक बात मेरे को आपसे पूछनी थी कि आप बहुत ही चंद लोगों में से हैं जो बड़े वोकल हैं सब्जेक्ट ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स में लेके। हर कोई इंसान इतना ओपनली नहीं कह पाता है या एक अपने विचार नहीं रख पाता है। एक बात आप बार बार कहते हैं कि डोंट ब्लेम इस्लाम फॉर द सिंस ऑफ मुस्लिम्स। इसके बारे में सर दर्शक लिख रहे हैं कि क्या मतलब हुआ इसका? बहुत है इसमें। देखिए, जस्टिस में कहता हूँ कि अगर कोई हिंदू गलती करता है तो आप हिंदुइज्म क्यों तो पर क्यों इल्ज़ाम लगाते हो? जो मज़हब है, जो भगवान राम है, जो भगवान कृष्ण है, वो उनका है, उनका दिया हुआ है, या भगवान शिव हो या जिस भी, उनका मज़हब जो है, उस मज़हब से जो हिंदू की गलती है, अगर हिंदू ने किसी कुछ कर दिया तो उससे थोड़ी मतलब है कि आप जो है कीचड़ भगवान पे फेंकेंगे। इसलिए अगर कोई मुसलमान से गलती होती है, अगर किसी मुसलमान से, जैसे मान लीजिए टेररिज्म होता है जो आजकल, क्योंकि कुछ लोग हैं और कुछ इलाके हैं जिन्होंने टेररिज्म को अपना डॉक्ट्रिन बना लिया है, तो उससे इस्लाम से क्या लेना देना? आप कहिए ना मुसलमान जो है वो गलती कर रहा है। हालांकि लोग जानते नहीं हैं कि आप एक शब्द, फसाद का शब्द तो आप जानते होंगे जी, हो ना? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते हो कि वो कुरान का शब्द है। अच्छा। और कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि जो फसादी को ख़त्म करता है, जो फसादी को मारता है, वो समझिए कि एक फसादी को मारने का सवाब सारे कौम को बचाने का सवाब। अच्छा, ओके। तो यानी कि ये है इस्लाम कि आप किसी को टेररिज्म या फसाद से आप नहीं मार सकते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग टेररिज्म यकीन करते हैं वो कम से कम अच्छे मुसलमान तो नहीं हो सकते, और जो भी ये है मेरा कहना। सर जैसे अभी एक इनकाउंटर हुआ, उसमें कुछ लोगों ने फिर अपने भगवान के नाम एक गैंगस्टर को मारने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए। तो सर देखिए, जो इंसाफ है किसी भी मुल्क, किसी समाज, किसी भी देश, किसी भी माहौल में, इंसाफ आप जानते हैं, इंसाफ को अंधा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इंसाफ जो है वो ना जात, ना पात, ना धर्म, ना सिर्फ देखता है कि आपने इल्ज़ाम जो है आपके ऊपर वो सही है या गलत है। बिल्कुल सही सर। ना नाम पूछता है, ना आपका बैकग्राउंड पूछता है, ना ये पूछता है कि आपके बैंक में कितना पैसा है या नहीं है। तो इसलिए जो भी गलती करता है उसके खिलाफ अगर किसी तरह का कुछ भी सज़ा होता है, लेकिन इंसाफ वो सही है जो किसी के आइडेंटिटी के वजह से उसको ख़त्म ना करे, सबको एक ही नज़र से देखो, या पट्टी जो है वो सबके लिए पट्टी बनती। सर क्योंकि 5 दशक का आपके जर्नलिज्म रहा, तो कुछ आपने सिग्निफिकेंट इवेंट्स करे होंगे इतिहास में, तो सर आपके लाइफ का, आपको ऐसा जो आपने पर्सनली विटनेस करा
जर्नलिज्म के दौर का। सर ऐसा कौन सा इवेंट है जैसे आप? कई इवेंट्स हैं जहाँ पर मैं समझता था कि इतिहास जो है अगर इस तरफ घूम जाती तो रास्ता जो है देश का रास्ता या देश का जो देश जिस तरफ चल रहा है वो शायद हट जाता है। कई ऐसे वाक्य हैं सर, कुछ बताएं सर, कौन कौन से? हाँ, अब मैं एक पे जैसे आगरा समिट हुआ, हाँ, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में अच्छा, लोग रुचि रखते हैं, हाँ, रखते हैं। आगरा समिट हुआ जब वाजपेयी जी ने, अटल जी का, हाँ जी, वाजपेयी अटल जी ने मुशर्रफ को बुलाया, हाँ, समिट हुआ, और उसकी जो भयानक गलती हुई, हाँ, हाँ, वो मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेसी के इतिहास में बड़ी गलती हुई, क्योंकि जो ड्राफ्ट था जिसके ऊपर चर्चा हुई, हाँ, उस ड्राफ्ट को पहले किसी ने मतलब उसके ऊपर सीधी तरह डिस्कशन नहीं हुआ। अच्छा, और इसकी वजह से वो मौका जो है चूक गया। क्यों, कोई भी समिट होता है तो जो डिप्लोमेट्स होते हैं और जो ऑफिसर्स होते हैं वो हर बारीकी से हर चीज़ पे उसमें आप बरसों लगा दें, बिल्कुल बिल्कुल बरसों लगा दें, लेकिन जब हेड्स ऑफ गवर्नमेंट एक दूसरे से मिले तो उस वक्त उनको मिलना चाहिए जब सारी समस्याओं के ऊपर डिस्कशन के बाद समझौता हो चुका है। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि सर ये पहले नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, और पहले ही अचानक इन लोगों ने जल्दबाजी दिखाई मिलने में। हाँ, और उसके वजह से सुबह से लेकर रात तक एक सेंटेंस के ऊपर, हाँ, जो है, और वो टेररिज्म का सेंटेंस है, हम कैसे मान लें कि पाकिस्तान ने टेररिज्म नहीं किया? अच्छा, ओके, तो आप ये कह रहे हैं वो सेंटेंस ये था कि पाकिस्तान डिनाई कर रहा था कि उनके पास टेररिज्म नहीं है, हाँ, और इस बात पे पूरे दिन बहस होती रही, जिसकी वजह से आगरा समिट फेल हो गया। इस पे अगर थोड़ी सी पहले चर्चा हो चुकी होती तो शायद नहीं फेल हुआ था, हो जाता, और कुछ शायद निकल जाता। तो ये एक उदाहरण है, कई ऐसे उदाहरण हैं। सर, शिमला समझौते के बारे में भी ऐसा कहते हैं कि जो शिमला समझौता में यही हुआ। शिमला समझौते में मैंने अपनी किताब में लिखा है ना, कश्मीर के ऊपर जो किताब है, जी, वो देख लीजिए, कश्मीर बिहाइंड द वेल, उसमें पूरा दिया है कि उसमें क्यों इंदिरा जी ने आखिर में कश्मीर के ऊपर क्लैरिटी क्यों नहीं लाई। फर्स्ट पैराग्राफ में है क्या क्लैरिटी, लेकिन एंड में जाके फिर छूट दे दी, चूक। सर, एक कंट्रोवर्सी अभी बड़ी रिसेंटली चल रही है, आई मीन इट इज़ कमिंग फ्रॉम द डार्क वेब। कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ सरकार का समझौता हो रहा था कि कश्मीर वाले इशू को 20 साल के लिए फ्रीज कर देंगे, कुछ कंट्रोवर्सी थी। ये तो मुशर्रफ का आइडिया था, 15 साल के लिए। अच्छा, ऐसा सच में कोई आइडिया था सर? हाँ, 15 मुशर्रफ का था। अच्छा, यही तो आगरा के ऊपर डिस्कशन। तो क्या सर कह रहे थे कि इसको दोबारा रिपीट करने की कोई बात हो रही है? रूमर्स उठे थे जी। जब तक पाकिस्तान ये नहीं मानेगा कि हम कश्मीर में टेररिज्म बंद करें, तब तक कोई आगे कदम बढ़ ही नहीं सकता। ये तो मानना पड़ेगा, दोनों मुल्क को मानना पड़ेगा कि एक लड़ाई जो है, लड़ाई से कोई समस्या हल नहीं। दूसरा, ये लड़ाई तो तब भी एक नाजायज़ तरीका है, लेकिन टेररिज्म से बड़ा बर्बरता जो है वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। सर, क्योंकि आप बड़े ही अहम पद पे थे, दैट ऑफ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, सर, और उस टाइम पे इराक और सीरिया वॉर में आप उस समय आप वहाँ पे पहुँचे, ठीक है, तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात थी, बिकॉज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गोइंग देयर फॉर डिप्लोमेसी। तो आज के टाइम पे सर, एज अ एक्स डिप्लोमेट और एज अ एक्स एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, आपको क्या लगता है हमारे क्या सबसे बड़े चैलेंजेस हैं आज के टाइम पे? देखिए, जो आदमी उस ओहदे पे करता है उसके बारे में पूरी तरह से खुलासा डिस्कशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की तरह पे। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि उस समय जो है जाके प्रेसिडेंट असद से मिलना, और हमने 2.5 घंटे उनसे बात की, जब दमश्क में, दमस्कस में मतलब लड़ाई चल रही, दमश्क के शहर की जिसमें लड़ाई चल रही थी, जी, और बेरूट से मैंने फिर वो जो हमर गाड़ी होती है उसमें ड्राइव करके आया वगैरह, लेकिन वो था। और मैं इसमें प्रधानमंत्री
की बहुत तारीफ करूँगा। आफ्टर ऑल हम लोग बिना प्रधानमंत्री की इजाज़त के कैसे जा सकते हैं? बट आपने भी और सर उस पहल ज़माने- दिखाई, आपने भी पहल दिखाई और हाँ एक ठीक है, दिल लेकिन था। इजाज़त तो प्राइम मिनिस्टर देता है ना, तो सुषमा जी देती हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो थे। और उस वक्त हमने जो एंगेजमेंट किया, वो एंगेजमेंट जो है काफ़ी गहरा था और उसका हमें काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। लोग समझते थे कि देखो इंडिया एक जगह पे है, और हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को उस वक्त, नरेंद्र मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी को उन इलाकों में और उन रीजन्स में उनकी असर को फैलाया जहाँ पे शायद पहले वहाँ इतना असर नहीं होता था। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता। सर मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि पूरा भारत जो है सर, सोशल मीडिया पे ले लो या सर इन पर्सन टॉक्स ले लो, पाकिस्तान से सर कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है। कटाक्ष करता है तो केवल पाकिस्तान का ही करता है। तो क्या केवल हमारा एक ही कॉम्पिटिटर है? क्या आपको नहीं, नहीं पाकिस्तान हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं है। तो सर जो हमारा मेन ध्यान है वो चीन की तरफ। मतलब पाकिस्तान एक सरदर्द है और सिर्फ सरदर्द इसलिए है कि वो टेररिज्म से बात नहीं आता और कोई बात नहीं। लेकिन हमारी दुनिया बहुत बड़ी है और हमारे प्रधानमंत्री की सोच भी फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ी है। आखिर उनका जो एक कन्विक्शन है कि सारा विश्व एक कुटुंब है, फैमिली है, तो उसी के बेसिस पे फॉरेन पॉलिसी चलती है। सर आपने काफ़ी पुस्तकें लिखी इतिहास के ऊपर, है ना, और कश्मीर या फिर इस्लाम के ऊपर भी। सर आपकी एक पुस्तक थी जिहाद, जो भी द शेड ऑफ स्वॉर्ड। यस, द शेड ऑफ स्वॉर्ड, द हिस्ट्री ऑफ जिहाद, है ना। और सर माय क्वेश्चन है कि आपने सर ये रुचि इतिहास के टॉपिक्स पे और इन टॉपिक्स पे सर कैसे डेवलप करी, और ये आप अपने जो टॉपिक्स हैं ये कहाँ से ढूंढ के लाते हैं कि आज मैं अब इस पे लिखने वाला हूँ? नहीं, देखिए जो है ना, जब आप किसी भी विषय पे खोजना शुरू करते हैं तो ये जो रास्ता है बहुत ही विचित्र रास्ता बन जाता है, जो दिमाग के अंदर समझिए इंटेलेक्चुअल रास्ता जो हो जाता है, वो जब मंजिल पे पहुंचाता है ना तो दूसरी मंजिल दिखाता है। अच्छा। एक मैंने आपको कहानी बताऊं, वो सूफ़ी मदरसा के बारे में कहानी। तो एक बच्चा था 5 साल की उम्र में गया मदरसा या सूफ़ी के घर। तो जब 12-14 साल का हुआ तो उनके उस्ताद ने कहा कि भाई जितना मुझे सिखाना था मैंने सिखा दिया, अब तुम ज़िंदगी में निपटो। तो घबरा गया बेचारा कि मैं, क्योंकि निकला नहीं था कभी, उसी स्कूल में रहा था। कहता मैं क्या करूँगा बाहर? कहते पहले दरवाजे से निकल तो जाओ जी, तब पता चलेगा। बड़ी वो एक दिन जाना ही पड़ा। उस्ताद ने कहा कि देखो मेरा तुम्हारी ज़िंदगी के साथ जो रास्ता था वो हो गया ख़त्म। हाँ। जो वास्ता था हो गया ख़त्म। तो फिर वो गया, दरवाज़ा खुला, जाके खड़ा हो गया। बोला क्या करो यहाँ? बोले खड़े रहो। तो खड़े रहो को क्या? बस सामने देखते रहो। तो फिर सामने देखते कहा कि उस्ताद कुछ नज़र नहीं आ रहा, देखते रहो देखते रहो। 2 दिन बाद उसको नज़र आ गया। क्या नज़र आया बेटा? आई सॉ द होराइजन। होराइजन का हिंदी क्या होगा? तो उर्दू क्या होगा? जो भी हो, हाँ, राइट, आई सीन द होराइजन। बोला हाँ, अब तुम्हें अकल आई। बोले अब मैं क्या करूं? ऐसे वॉक अप टू द होराइजन, होराइजन तक पहुंचो और फिर खड़े रहो। अच्छा। और खड़े रहो, एक और नज़र आएगा। तो किताब से किताब निकलता है, होराइजन से होराइजन निकलता है। आग का दरिया है और डूब के जाना है। सर कहीं ना कहीं आपकी बातें मुझे प्रभावित ज़रूर करती हैं, और क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ में भी इंसान एक मोटिवेशन लेके एक ऐसी स्थिति पे खड़ा होता है कि उसे आगे का रास्ता ढूंढना होता है। और मैं ये मोटिवेशन अपने युवा दर्शकों की तरह सर आपकी बातों में खोजता हूँ, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। और इसीलिए हमारे चैनल का नाम है दास्तां, क्योंकि ये कहानियाँ हैं जो दास्तानें कभी ख़त्म नहीं होती। और इसीलिए हमारे जो गेस्ट होते हैं वो सबसे अनोखे, सबसे विचित्र, सबसे पढ़े लिखे होते हैं, और मुझे इस बात का फ़क्र है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जी आपसे मिलने का, आपसे बात करने का। और मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि आपका जो
पॉडकास्ट है और आपका जो और आपकी जो तरबियत है और आपकी जो कोशिश है जी सर, वो बहुत दूर आपको पहुंचाएगी। जी थैंक यू सो मच सर। Thank सर आपकी बेस्ट बुक सर शॉर्ट। ये देखो, ये जो है ना, ये प्रश्न, ये सवाल बहुत बार उठता है, लेकिन वो ऐसे ही पूछना है जैसे किसी बाप से या माँ से पूछो हाँ। कि आपके कौन से बच्चा जो है आप सबसे प्यारा है। ये मैंने प्रश्न ही गलत, अच्छा। सब प्यारे हैं। सर बेस्ट ऑथर, बेस्ट ऑथर, आपका बेस्ट ऑथर। मेरा बेस्ट ऑथर, हाँ। अगर मैं अपने देश में कि इतिहास में देखिए, सारी अक्सर मेरी पढ़ाई अंग्रेजी में हुई। हाँ। ये मेरी कमी ये कमी है आपकी। ये मेरी कमी है। तो लेकिन अगर मैं यहाँ किसी भी अगर कविता में मग्न होता हूँ तो कबीर, और अगर अंग्रेजी में तो शेक्सपियर। अच्छा। हाँ। सर बस। स्वीटेस्ट लेटर यू रिसीव्ड, स्वीटेस्ट फैन मेल या किसी ने लेटर, द स्वीटेस्ट लेटर एनीवन रिसीव्स। हाँ। आप मानिए मेरी बात, किसी भी की ज़िंदगी में वो जो पहला अपॉइंटमेंट लेटर होता है ना नौकरी का, उससे मीठा कुछ नहीं होता। अच्छा सर, आप ये बात कह रहे हैं इतने मुकाम पे पहुंचकर। बस वो जो पहला अपॉइंटमेंट लेटर होता है, उससे वो जो मिठास है ना, वो गुड़ जो है, वो आपको आज तक याद है सर? वो जादू का गुड़ है। सर आपको कौन सा मिला था पहला ऐसा अपॉइंटमेंट? मैं अब बोलूँगा तो लोग हैरान हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे लेटर मिला था DCMC ने मैनेजमेंट ट्रेनिंग का। अच्छा। और उस ज़माने में बहुत तनख्वाह देते थे। अच्छा। लेकिन मैं वो शायद 1-2 दिन के बाद नहीं हो पाया मुझसे, क्योंकि मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो इस कलम पे है। अच्छा। तो कलम खोजते खोजते फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, ये कलम मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया ले गया। सर आपने अपने जीवन से सच में साबित कर दिया, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। वो बात मेरे जीवन से थोड़ी जुड़ी हुई है। हाँ। वो इतिहास से जुड़ी है। इतिहास से जुड़ी है सर, पर आपने कलम से अपना हाँ, यही है, इससे ज़्यादा सर कलम के साथ थोड़ा थोड़ा दिमाग भी चाहिए। बेस्ट कोटेशन, बेस्ट कोटेशन। बेस्ट कोटेशन, जी बेस्ट कोटेशन या बेस्ट लाइंस आपको किसी की, आप देखिए वो बेस्ट लाइन जो है ना, वो ज़िंदगी का जो सब मानते हैं, वो है फ्रॉम गॉड वी कम टू गॉड वी गो। अच्छा सर और इसके साथ आप जोड़ दें तो ये लोग याद रखें, ये भी बहुत बड़ी कहावत है, फ्रॉम गॉड वी कम टू गॉड वी गो। ये तो खैर है डॉक्टर में, लेकिन उसके साथ एक प्रॉवर्ब है कि जो आखिरी शर्ट आप पहनते हैं उसमें कोई पॉकेट नहीं होता। मतलब सर इसका समझेंगे? अच्छा। आप अलेक्जेंडर डाइड विद हिज हैंड्स एम्प्टी। हाँ, मतलब जो लोग हर चीज़ जोड़ जोड़ के रखते हैं ना, अच्छा। कि उन्हें ज़रा दिल खोल के रहना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था देयर इज़ अ फिलोसफिकल फेज टू सर, है ना सर? एक युवाओं के बीच में एक इतिहास का एक ऐसा क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, जैसे आगरा समिट आप कह रहे हैं वो नहीं हुआ, तो कुछ ऐसे युवाओं के बीच में बातें रहती हैं कि जैसे सपोज व्हेन इट कम्स टू नेहरू जी, बिकॉज आपने उनकी बुक भी लिखी है, कि क्या नेहरू जी ने सच में अपनी UN की परमानेंट मेंबरशिप को गिव अप करा था या वीटो? नहीं, ये बात तो सही है, क्योंकि उनकी नीयत में था कि हमें चीन के साथ नहीं लड़ना चाहिए, ये उनकी थी। अब देखिए, नीयत में सिंसेरिटी थी, हाँ। लेकिन प्रैक्टिकल शायद वो नहीं थी। उस ज़माने में हम अगर पहले अमेरिका ने ऑफ़र किया था। ये सच में ऑफ़र हुआ था हमें? हाँ हाँ, इसमें तो मैंने तो काफ़ी लिखा है इस पर। अच्छा। और फिर 54 में शायद रशिया ने भी, जब क्रुश्चोव बुल्गानिन यहाँ आए थे, तो उन्होंने भी इशारा किया था कि आप अगर चाहें तो हम ये प्रयास कर सकते हैं। अच्छा। तो तब भी कुछ इंटरेस्ट नहीं? हाँ, उन्होंने कहा कि ये सुपर पावर जो हैं मुझे चीन के खिलाफ लड़ाना चाहते हैं, और इसलिए नहीं। हालांकि उस वक्त बीजिंग यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं थी। अच्छा। वो ताइवान था उस वक्त। अच्छा, ओके। तो सर अभी क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है, और इंडिया इज़ वेरी मच एस्पिरेशनल टू गेट अ परमानेंट सीट, तो
जो बाधाएं उस समय नहीं आ रही थी या इजी कमा रहा था, तो आज इंडिया उसी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो आपको लगता है अगर वो हमें मिला होता तो हमारी काफ़ी समस्याएं सॉल्व हो गई होती? हमारी कुछ तो समस्याएं ज़रूर सॉल्व होती हैं, काफ़ी पता नहीं मुझे, लेकिन जो बना है ना, जो यूएन का ढांचा बना है, उसको तो आपको बदलना पड़ेगा ही। नहीं, ये चल नहीं रहा है। आप देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल इसका नाम है, दुनिया में एक जगह बता दीजिए जहाँ सिक्योरिटी काउंसिल ने सिक्योरिटी दिया। तो इसलिए आप जो 5 मुल्क थे वर्ल्ड वॉर 2 पे जो आपने फतह किया था या जीत गए थे, उसके बाद सारे दुनिया को आप बाहर रखेंगे। इंडिया क्या है, आप जापान जर्मनी को बाहर रखेंगे, लैटिन अमेरिका से कोई नहीं है, अफ्रीका से कोई नहीं है। तो आपको लगता है सर रिफॉर्म्स अंडर ड्यू हैं? हाँ बिल्कुल। ओके सर, एक बड़ा, क्योंकि आप डेमोक्रेसी के भी काफ़ी वोकल एक्टिविस्ट हैं या स्पीकर हैं या राइटर हैं, तो आपने 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोले हैं। तो उसमें सर जो 4th पिलर है जिसमें हम कहते हैं इकोनॉमी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट या नहीं, जो 4 पिलर हैं वो मॉडर्निटी के मैंने बोले। जी जी। कि आपको अगर मॉडर्न होना है तो 4 पिलर इसके। सबसे पहले आपको डेमोक्रेसी चाहिए जी, और डेमोक्रेसी का ये नहीं मतलब होता है कि आप पार्शियल डेमोक्रेसी चाहिए, सबका हक बराबर। दूसरा, आप अगर किसी भी मज़हब को दबा के रखते हैं या मज़हब को फ्रीडम नहीं देते हैं या कॉन्शियंस को फ्रीडम नहीं देते हैं, तो फिर आप अपने आप को डेमोक्रेसी नहीं कर सकते जी। तीसरी बात, अगर आपको मॉडर्न होना है तो आपको जेंडर इमेंसिपेशन या औरतों के हक जो है वो बहुत आपको इस्टेब्लिश, मतलब एकदम बराबरी पे रखना, बिल्कुल, उसके बिना आप मॉडर्न नहीं हो सकते। और चौथी जो बात है कि अब वो ज़माना गया कि आप अमीर और गरीब में आप इतना अंतर रख सकते हैं, यानी कि इकोनॉमिक एस्पिरेशन जो है वो सबका आपको मानना पड़ेगा। अब गरीबी कोई मुल्क नहीं बर्दाश्त कर सकता। जी जी। और जब तक गरीबी रहेगी तब तक हम अपने आप को मॉडर्न नहीं कह सकते। तो सर, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया कुछ क्षेत्रों में बेटर कर रहा है, वुमेन राइट्स में आपकी जो स्पीच थी वो राज्यसभा में बड़ी वायरल हुई थी सर, जिसमें आपने अंग्रेजी में बड़ा जोरदार भाषण दिया था सर, जो आधी इंडिया को समझ में नहीं आया था। परंतु सर, कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक पार्ट है, क्या ये आपका संदेश है सबको? कोई संदेश, ये सच्चाई है कि जब तक इकोनॉमी सही नहीं होगी, ये सच्चाई है। कोई भी आप देखें, आप आसमान को तो में ठीक है, आसमान के ऊपर भी देखना चाहिए, लेकिन ज़मीन को जो नज़रअंदाज करेगा वो फिसल जाएगा। ज़मीन की आवाज़ ये कहती है जी, और ये ज़मीन की आवाज़ जो भी राज करता है उसको आवाज़ सुननी पड़ेगी। सर, एज द मेंबर ऑफ द पार्टी, डू यू थिंक दैट दिस मैसेज शुड गो? बिकॉज कहीं ना कहीं इकोनॉमी, देखिए, पार्टी, हर पार्टी के लिए ये ज़रूरी है, ये कोई एक पार्टी की बात नहीं है, ये हमारे वजूद और कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। जी जी, नो डाउट। सर, आपकी जो एक कंपैरेटिव सर होता है, जैसे जैसे ही ओवैसी साहब और आपकी स्पीचेस आमने सामने होती हैं तो पब्लिक बड़ा एंजॉय करती है, बिकॉज एक आइडियोलॉजी के तहत आप अपने पॉइंट्स बड़े अच्छे रखते हैं। यू रिप्रेजेंट अ मॉडर्न यंग स्टूडेंट और अ मॉडर्न मैन एंड द मॉडर्न थिंकर्स बोथ ऑफ इस्लाम, इंटेलेक्ट एंड इंडिया। ठीक है, तो आपको इस पे क्या कहना है सर, व्हेन यू गेट कन्फ्रंटेड? और दूसरे जमहूरियत में और डेमोक्रेसी में सबको आज़ादी है अपनी बात कहने की। जी जी। सर, आपकी सबसे अनोखी बुक जो मुझे पसंद आई थी और जो सबसे अलग टाइटल जो मुझे लगा था वो आपके पेन के संदर्भ में, जिसमें आपने कहा था हैव पेन विल ट्रैवल। ठीक है, तो आई मीन, आर यू वेरी मच फैसिनेटेड बाय पेन्स? हाँ, नो, आई राइट स्टिल विद अ पेन। सो दैट बुक इज अबाउट ऑल योर ट्रैवल? वो तो ट्रैवलॉग है। अच्छा, वेयर ऑल यू हैव बीन एंड ऑल दैट स्टफ। सर, एक बुक आपने लिखी थी राइट आफ्टर राइट, वो हमारे जो रिपोर्टर्स हैं ना, जो रिपोर्ट्स मैंने किए थे उसका कलेक्शन। अच्छा, तो आपने जो विभिन्न तरह के राइट्स आपने जो इंडिया में देखे, बट सर आप ये क्या कहीं कहना चाह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में राइट्स इंडिया में सब्सटैंशियली कम हो गए हैं? बिल्कुल,
मतलब आप देखिए जो 1980s में होते थे, 1990s में होते थे, मैंने ये भी और कहना चाहिए कि हमारे मुल्क में एक भी नहीं होना चाहिए, जी एक भी नहीं होना चाहिए। सर अब राइट्स कम होते हैं पर राइट्स के ऊपर डिस्कशंस और कंट्रोवर्सी ज़्यादा होती है, जैसे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री अच्छी बात है, क्यों करते रहे कोई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में अगर बात करने की इजाज़त नहीं हो तो क्या डेमोक्रेसी है। लेकिन डेमोक्रेसी का ये मतलब थोड़ी होता है कि आप सिर्फ एक आँख से किसी चीज़ को देखें, दोनों तरफ। हमें तो जर्नलिज्म का सबसे पहला रूल है कि दोनों व्यू पॉइंट्स सामने रखो। सर जैसे जर्नलिज्म के ऊपर आजकल बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, सम पीपल कॉल द अदर मीडिया बायस्ड और दूसरे लोग दूसरी मीडिया को बायस्ड कहती हैं, तो सर एक क्रेडिबल जर्नलिज्म के लिए, बिकॉज दैट इज आल्सो पिलर ऑफ क्रेडिबल जर्नलिज्म जो है ना, हाँ वो पढ़ने वाला, देखने वाला वो फ़ौरन समझ जाता है। अच्छा हाँ, वो जानता है कि जर्नलिज्म और कुश्ती में क्या अंतर है। अच्छा तो आप ये कह रहे हैं सर जो आजकल डिबेटिंग चल रही है टीवी पे, इट हैज़ लिटिल वैल्यू? नहीं, जो लोग करते हैं, हाँ आप देखते हैं इसीलिए वो करते हैं। अच्छा ओके अगर लोग देखना बंद करते हैं तो वो करना बंद करते सर डू यू थिंक जैसे द मोस्ट आई मीन राइटिंग रिटन फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म है जिसे प्रिंट मीडिया कहते हैं, पोस्ट कोविड ये कम हो रही है, पोस्ट कोविड रीडर्स आर वेरी लेस एंड रीडर्स स्टिल हैव एज? देखिए, वो कुछ जाएगा नहीं, कम बेस कम या ज़्यादा होता जाएगा, लेकिन हर मीडियम जो है अपनी जगह पे रहेगा और कायम रहेगा। Finally, coming to the last question, sir, what are some of the most important lessons you have learned throughout your career, both personally and professionally, and advice you would give to the youth? यूथ को एडवाइस देना खतरे से खाली नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप? हर जवान जो है अपनी ही अकल से आगे निकलेगा, ठीक है, और ऐसा ही होना चाहिए। But he needs mentors like from the society, जैसे आप लोग ठीक है, वो अपने इनमें शुरू में वो अपने ही दिमाग से आगे बढ़ेगा और ये अच्छी बात है। तो आप कोई एडवाइस नहीं देना चाहते, आप कहना चाहते हैं वीर तुम बड़े चलो? मेरा एडवाइस, सबसे बड़ा एडवाइस है कि अपने दिमाग को पूछो, अपने दिल को पूछो, अपने जहन को पूछो, अपने ईमान को पूछो, जी ठीक है, और उससे ताल्लुक अच्छा रखना चारों चीज़ों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया एंड आई एम इक्वली लीविंग एज इम्प्रेस्ड आई केम, आई एम लीविंग इवन मोर एनलाइटेंड, आई हैव बिकम 1% more wisdomful in this lifespan, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Sir, finally now we'll move on to the book signing that we will give to our viewers for the questions that you provide. That's Osho kind of sign, sir. Thank you so much. Here you are. Thank you. Thank you. I have these for you all. Thank you.